Welcome back to my channel. MG Khadisa here. Let's begin with the chapter number 4, Literary Heritage in India. In literary heritage, we are going to learn about language literature, ancient Vedas, some Brahmanical literature, some medieval literature, and some ancient University of India like Nalanda and Takshashila. Okay, so this is the object of the chapter number 4. Let's begin with the introduction. Man uses expression, sound, symbol, drawing to communicate his thoughts, idea, feeling and emotions. तो कहने का मतलब ये है कि जो इंसान है अपने एक्सप्रेशन, अपने साउंड को कम्युनिकेट को कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग तरह के साउंड्स, सिंबल्स और ड्राइंग का यूज़ करता था। तो इसे हमें एक नया इन्वेंशन ये मिला कि एक डायलेक्ट मिली, एक स्क्रिप्ट मिली, और ये जो स्क्रिप्ट मिला हमें, इस स्क्रिप्ट से हमने लैंग्वेज डेवलप की है। और जैसे जैसे दिन साल निकलते गए, गुजरते गए, वैसे हमने अलग अलग तरह के उसी लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर बनाना स्टार्ट किया, उस लैंग्वेज के अंदर हमने कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग लैंग्वेज और लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे कि कौन सा लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में बना है, किसने लिखा है, कब लिखा है, ठीक है, कितने तरह के ट्रांसलेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लैंग्वेज लिटरेचर की बात करें तो इमर्जेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सिंस एंशिएंट टाइम, तो हमें पहले से ज़रूरत थी इस लैंग्वेज की, है ना। वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, हमारे पास बहुत सारा तरह के अलग अलग लैंग्वेजेस अवेलेबल है एंशिएंट टाइम में। These languages influence one another, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज या एक लैंग्वेज जो है तो एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करती है, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर से लिटरेचर बनना स्टार्ट हुआ है। एज अ रिजल्ट सम न्यू लैंग्वेज डेवलप एंड फ्लोरिश, और उसी में नई नई लैंग्वेज बनी और नई लैंग्वेज फ्लोरिश होने लगी। बेस्ट एग्जांपल अगर संस्कृत की बात करें, ठीक है, तो संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत के अंदर आपको पता है कि संस्कृत बहुत पुरानी लैंग्वेज है। नाउअडेज माना कि ये लैंग्वेज सिर्फ वर्शिप और रिचुअल के दौरान ही यूज होती है, लेकिन पहले के ज़माने में ये जो लैंग्वेजेस है, ये लैंग्वेजेस अलग अलग तरह की कम्युनिकेशंस करने में, प्लस अलग अलग तरह की बुक्स लिखने में, लोगों के साथ बातें करने में ये लैंग्वेज यूज होती थी। तो लैंग्वेज क्या क्या प्रोवाइड करता है? लैंग्वेज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेस दैट थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो सके हम लोग जो बातें करते तो इशारों में बातें करो और बोल कर बोलो, ठीक है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। ठीक है, तो ये बात यही है कि लैंग्वेज हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे थॉट्स और हमारे अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। सबसे पुराना अगर बात करें तो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट हमारे पास है हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है, और ये स्क्रिप्ट ऐसी है जो आज तक हम लोग उसको सॉल्यूशन नहीं कर पाए, मतलब एक्चुअली क्या लिखा है अभी तक हमें उसके बारे में पता नहीं, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट अभी तक हमें क्लियर नहीं है। और इसी के लिए हम लोग और भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली। जो भी बेसिक लैंग्वेज, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सब हम लोगों ने कार्बन डेटिंग मेथड से हमने निकाली है। उसके बाद हमारे पास एक ग्रेट ग्रामरियन है संस्कृत के, जिनका नाम है महर्षि पाणिनि। इस महर्षि पाणिनि के बारे में एक और बात आगे आएगी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक जो थी उनकी वो है अष्टाध्यायी, ये जो नॉट बुक है संस्कृत ग्रामर के लिए, जो उन्होंने 4th सेंचुरी के अंदर लिखी थी। संस्कृत को आर्यन की लैंग्वेज को कंसीडर किया जाता है, और दूसरी बात कि संस्कृत लैंग्वेज को स्कॉलर्स लैंग्वेज भी कहा जाता है ना। संस्कृत लैंग्वेज स्कॉलर्स की लैंग्वेज भी है और संस्कृत लैंग्वेज आर्यंस की लैंग्वेज भी है। उसके बाद अगर हम बातें करते हैं तो एंशिएंट लिटरेचर के बारे में, इंडिया का सबसे पुराना लिटरेचर कौन सा है, तो हमें पता है कि 4 वेद हैं जो सबसे पुराना लैंग्वेज हमारे पास इंडिया का। टोटल 4 वेदास होते हैं, एंड वेदास का मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो ऐसे 4 अलग अलग वेदा है हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। लेट्स हैव अ लुक वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद कहते हैं कि हिंदुइज्म की सबसे पुरानी बुक है,
बहुत पुरानी, जब कोई बुक नहीं थी तब ऋग्वेद था, और बहुत सारी बातें ऋग्वेद से हमें पता चलती है। आज से 2000 3000 4000 साल पहले की जो बातें हैं वो बातें हमें ऋग्वेद से अलग अलग तरह की पता चलती हैं, जिसके अंदर 1028 वर्ड्स है, मतलब 1028 श्लोक से, और उन 1028 को हमने 10 अलग डिवीजन के अंदर डिवाइड कर दिया है। कहते हैं कि इसको हमने जो ये जो है इसके अंदर जो वर्सेस है वो यज्ञनास के द्वारा हम लोग यूज होते हैं। जब हम लोग यज्ञ करते हैं तब हम लोग ये वर्सेस यूज करते हैं। और इसके अंदर एक गॉड उषा का नाम बताया गया है, तो गॉड उषा की जो प्रेयर करते हैं तब हम लोग इसके जो वर्शिप जो इसके वर्सेस है वो यूज करते हैं। अब इसके अंदर इस तरह की बातें हमें बताई गई हैं, ठीक है। पॉलिटिकल बातें हैं, सोशल बातें हैं, रिलीजियस मैटर है, किन की? आर्यंस की। तो एक बात हमें ये पता चलती है कि जब आर्यंस थे तब उन्होंने ये ऋग्वेद लिखा था, बराबर। आर्यंस के बाद लिखा गया होगा, या तो जब आर्यंस थे तब यह ऋग्वेद लिखा गया होगा, तभी इनके अंदर आर्यन के बारे में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा जो हमारे पास वेद है जिसका नाम है सामवेद। सामवेद के अंदर म्यूजिक के रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, और इसीलिए हम उसको गंगोत्री ऑफ म्यूजिक कहते हैं। थर्ड वेद हमारे पास यजुर्वेद, जिसको हम लोग वेद ऑफ यज्ञस भी कहते हैं। अंदर अलग अलग तरह के प्रोज और वर्सेस भी है, उसके अंदर जो लिखाया गया है वो दोनों तरह से लिखा है, प्रोज मतलब कविता के फॉर्म में भी और पाठ के फॉर्म में भी लिखाया गया है। और ये क्या बताया कि कौन सा श्लोक कौन से वक्त पे हमें हंस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कौन से यज्ञ में कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर है। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के अंदर हमारे पास अलग अलग रिचुअल्स दिए गए हैं, अलग अलग संस्कार दिए गए हैं हिंदुइज्म के रिलेटेड। उसके बाद आता है उपनिषद। कहते हैं कि वेद के बाद अगर कोई लिटरेचर आता है तो वो उपनिषद है। वेद को थोड़ा और इलोबरेट किया, वेद को थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझा, तो किसके अंदर समझा है? उपनिषद के अंदर। हमारे पास टोटल 4 वेद हो गए, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। अब इन 4 वेद को और थोड़ा ब्रॉडली एक्सप्लेन किया है उपनिषद के अंदर। सबसे पुराना जो उपनिषद हमारे पास है वो बृहदारण्य उपनिषद है, एक बृहदारण्य उपनिषद है और दूसरा छांदोग्य उपनिषद है। ये दोनों उपनिषद हमारे पास सबसे पुराने उपनिषद है। कौन से है? तो एक बृहदारण्य उपनिषद है और दूसरा छांदोग्य उपनिषद। ये दोनों उपनिषद है हमारे पास सबसे पुराने उपनिषद है। अब इन उपनिषदों में होता क्या है, तो कि इन उपनिषद के अंदर ये बताया गया है कि बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो हमारे जो पूरा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी लाइफ और डेथ की जो भी मिस्ट्रीज है वो सारी मिस्ट्रीज इसके अंदर बताए गए हैं। ये डायलॉग फॉर्म के अंदर है। डायलॉग फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब कम्युनिकेशन हम एक दूसरे के साथ करते हैं तो जो बातें होती है उस बातें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म के अंदर वो कह सकते हैं इसको। एक और उपनिषद है जिसका नाम है मुक्ति को उपनिषद। तो मुक्ति को उपनिषद के हिसाब से टोटल 108 उपनिषद हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद ब्राह्मणिकल लिटरेचर। अब ये जो वेदास था, वेदास को और एलोबरेट किया तो उसके अंदर से हमें मिला उपनिषद, और उपनिषद को और एलोबरेट किया है तो उसके अंदर से हमें अलग अलग तरह के आरण्यक और वैदिक लिटरेचर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये क्या होता है कि ऋग्वेद को पहले समझना हमारे थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि ऋग्वेद की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती थी। उसको थोड़ा लैमी लैंग्वेज के अंदर समझाया कि इसके अंदर उपनिषद के अंदर, और उसको लैमी लैंग्वेज में समझाया ब्राह्मणिकल लिटरेचर के अंदर हमें मिला है। तो मैनी ब्राह्मणिका वर कंपोज्ड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो जो वैदिक लिटरेचर था उस वैदिक लिटरेचर को समझने के लिए हमने ब्राह्मणिकल एपिक्स सामने लिखे हैं। वैदिक लिटरेचर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर रिगार्डिंग बिहेवियर हैव बीन एक्सप्लेन्ड ब्रॉडली। तो वैदिक लिटरेचर है और उसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके जो इन सब के बारे में हमें कहाँ लिखा गया है, इस ब्राह्मणिकल लिटरेचर के अंदर बताया गया है। उसके अंदर ये आता है आरण्यक। आरण्यक क्या है, तो क्या आरण्यक, जब किसी चीज के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो एक हम लोग ये मेथड यूज करते हैं कि हम अपने आप को बिल्कुल शांत मोड में ले जाते हैं और वहां पर बिल्कुल आराम से अपने मन और चित्त को एक करके
हम लोग जब पढ़ते हैं मेरा तो हो हमें कभी कोई क्वेश्चन का आंसर मिल जाते हैं। तो आर्यंस जो थे तो आर्यंस क्या करते थे, उनके जिंदगी के जो लास्ट ईयर्स थे उस लास्ट ईयर को वो लोग आरण्य के अंदर पसार करते थे, मतलब जंगल के अंदर पसार करते थे। और वहां पर जाकर वो फिलोसॉफिकल बेस के ऊपर अलग अलग तरह की सोच लाते और उन सोच के बारे में फिर वो लोग लिखते हैं। तो ये जो आरण्य के अंदर लिखा गया, जंगल के अंदर लिखा गई जो भी बुक्स है वो सारी बुक को हम लोग कहते हैं आरण्य, जिसके अंदर वेदास के बारे में और उपनिषद के बारे में बहुत थॉट्स होते, बहुत थॉटफुली, मतलब बहुत डीपली थॉट्स होते उसके अंदर। उसको बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाता है, एक एक वर्ड्स को, एक एक सेंटेंस को एकदम ब्रॉडली एक्सप्लेन किया गया होता है। उसके बाद है वेदांगास है। वेदांगास लिटरेचर डील विद द रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। जो वेदांगास है उसके अंदर अलग अलग तरह की चीजें हैं, जिसके अंदर कुछ रिचुअल है, कुछ ग्रामर के बारे में बताया है, कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया है, कुछ एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया है। अब ऐसे दो ग्रेट टॉपिक्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप सबको पता है, एक है रामायण और दूसरा महाभारत। अब ये दोनों एपिक्स कौन सी सेंचुरी के अंदर लिखे गए थे? सेकेंड सेंचुरी के अंदर लिखे गए थे। अब जो रामायण है, आप सबको पता है कि रामायण के अंदर क्या है, तो रामायण के अंदर जो श्री राम थे, श्री राम जो कहा के किंग थे, अयोध्या के किंग, उनकी स्टोरी पूरी लिखी गई। तो उनका वनवास कैसा था, वो पहले के राजा थे, राजे का वनवास हुआ, वनवास के बाद उन्होंने रावण वध किया, मेरा सीता हरण के बारे में। तो इन सब बातें हमें इसके अंदर रामायण के अंदर देखने के लिए मिलती है। मेरा रामायण एक छोटा है, जबकि महाभारत बहुत बड़ी बुक है। अब महाभारत की बात करें तो महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा एक ग्रंथ है। मतलब क्या होता है? ग्रंथ होता है। सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? दुनिया का महाभारत है, जिसके अंदर 1 लाख वर्सेस, मतलब 1 लाख से ज्यादा श्लोक उसके अंदर बताए गए हैं। अब उसके अंदर एग्जैक्टली बताया क्या गया है कि जब कौरव और पांडव ये दोनों लड़ रहे थे और उनकी जो अलग अलग स्टोरीज है, ये सारी स्टोरीज महाभारत के अंदर लिखी गई है। फिर आता है भगवत गीता। भगवत गीता भी एक महाभारत का ही पार्ट है, जिसके अंदर फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल है और ये हमें मैसेज देता है मोक्ष का, ज्ञान और कर्म कैसे करना है, कौन सा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, कैसा ज्ञान होना चाहिए, कर्म कैसे करने चाहिए हमें, उन सब के बारे में हमें ये बताया है। ये दोनों लिटरेचर, दोनों में कौन से, रामायण और महाभारत, ये दोनों लिटरेचर ऐसे है कि जो इंडियंस के अंदर संस्कार का इम्प्लीमेंटेड करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे इंडियंस को इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। तो कभी वक्त मिले, कभी टाइम मिले तो भगवत गीता, महाभारत, रामायण ऐसे जो एपिक्स है पढ़ना, तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा इसके बाद आपको यहाँ पर जो हमारी हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा आपको कि जब पहले के ज़माने में क्या क्या चीज़ थी, कैसे लोग वर्क करते थे, साइंटिफिक कुछ बातें आपको पता चलेगी। तो कभी टाइम मिले तो महाभारत और रामायण, भगवत गीता कभी पढ़ने की कोशिश करना। ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब जब ब्राह्मणी का लिटरेचर चल रहा था तब संस्कृत लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। पुराण जो थे, पुराण जिसे हम लोग कहते हैं, अलग अलग पुराण है, ठीक है, अलग अलग पुराण ने भी इसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। तो इस पीरियड के दौरान अलग अलग तरह के स्मृति ग्रंथ भी बने थे, है ना, अलग अलग तरह के स्मृति ग्रंथ इस दौरान बने थे। प्लस ये जो थे उसके अंदर साइंस और फिलोसफी की बातें बहुत ज़्यादा थी। आप सबको पता है कि कौटिल्य नाम के जो हमारे पास एक इंसान हो गए, उनकी एक बहुत फेमस बुक है अर्थशास्त्र, है ना। तो ये अर्थशास्त्र के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? मैनेजमेंट है, आर्ट है, मैथमेटिक्स के बारे में और कुछ अलग तरह के साइंस भी इसके अंदर बताए गए। तो ये कौटिल्य की जो बुक है, महाभारत है, रामायण है, ये दूसरी तीसरी सदी के आसपास सब बना हुआ है। एक बहुत फेमस स्मृति ग्रंथ है। तो स्मृति ग्रंथ में होता क्या है कि इसके अंदर अलग अलग तरह की रिलीजियस टीचिंग होती है, रिलीजियस के कुछ लॉज होते हैं, कुछ के कस्टम्स होते हैं। उसके अलावा जो पहले के जो बुद्ध लिटरेचर थे, ठीक, जब बौद्ध ने जब डेथ हुआ बौद्ध का, बराबर, तब की बात करें तो तब जो लिटरेचर बना था वो पाली लैंग्वेज के अंदर क्रिएट हुआ था, ठीक है। अब
बौद्ध का जो लिटरेचर उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक त्रिपिट, इसको त्रिपिटक कहते हैं। सबसे पहला है सुक्त पिटक, विनायक पिटक और अभिनदम पिटक। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलती हैं। आप सबको पता है गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। अगर स्कल्पचर की बात हो, आर्किटेक्चर की बात हो या लिटरेचर की बात हो, कोई भी बात हो, तीनों तीन के अंदर जो गुप्ता पीरियड था वो बहुत फेमस था और उसके अंदर आपको अलग अलग तरह के डेवलपमेंट देखने के लिए मिलते हैं। तब के जो एक ग्रेट राइटर थे जिनका नाम था कालिदास, जो पूरी दुनिया में आज भी फेमस है, उनकी कुछ बुक्स है, भावभूति, भरवी, भर्तृहारी, बानापट और मंगा नाम की बुक्स है। तो ये सारी बुक्स आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके अलावा उनकी बुक्स है कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, ये सारी बुक्स बहुत फेमस है। उसके अलावा एक और लेखक है जिनका नाम है बाना, उनकी बुक्स है कादम्बरी और हर्ष। ये हर्षचरित जो बुक है, इस बुक के अंदर जो हर्ष नाम के जो किंग हो गए थे, उस किंग की पूरी बायोग्राफी है, उस किंग की पूरी आत्मकथा है। उसके अंदर किंग के जमाने में क्या था, कैसे उनका राज चल रहा था, उस सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद है भावभूति नाम के एक हमारे पास लेखक हो गए जिन्होंने उत्तर रामचरित लिखा था। फिर भरवी नाम के लेखक हो गए, उन्होंने किरातार्जुनीयम लिखा था। विशाखा दत्त नाम के जो हो गए, उन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा था। शूद्रक ने लिखा था मृच्छकातिकम, और डैनी नाम के जो लेखक थे उन्होंने दासमुख चरित्र लिखा था। अब ये जो सारे नाम यहाँ पर दिए गए, ये सारे नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 1-1 मार्क्स के अंदर सीधे क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएंगे। मैच द फॉलोइंग की बात कर लो, ट्रू और फॉल्स की बात कर लो, या फिर 1 लाइनर क्वेश्चन के आपको सीधे ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो छोटी छोटी बातें जो 1 लाइनर लाइन से उसको आपको पढ़ना है। उसके अलावा हमारे पास गुजराती लैंग्वेज के जो फेमस आर्टिस्ट राइटर्स है, उसका नाम नरसिंह मेहता है, मीराबाई है, दयाराम है, अखो है, प्रेमचंद है, प्रीतम है और अजर जो थे उन्होंने गरबा, गरबी, नैरेटिव, पोएम, छपास, दोहा, ये सब लिखा था गुजराती लैंग्वेज। उसके बाद कुछ स्कॉलर्स के नाम है, नर्मदे, नवलराम है, किशोरलाल है, मेशवाला है, पन्नालाल पटेल है, उमा जोशी है, महिपतम, रूपारम नीलकंठ है, गोवर्धन राम है, तो ये गोवर्धन त्रिपाठी है। तो ये सारे गुजराती लैंग्वेज भी स्कॉलर्स हमारे पास है, बराबर। उसके बाद अगर हम लोग द्रविडियन लैंग्वेज की बात करें तो द्रविडियन लैंग्वेज में आप सबको पता है 4 द्रविडियन लैंग्वेज बहुत फेमस है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये 4 जो लैंग्वेज है द्रविडियन लैंग्वेज है। अब सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है वो तमिल लैंग्वेज है और उसी के अंदर सबसे ज्यादा लिटरेचर हमें देखने के लिए भी मिलता है। 3 लिटरेचर संगम्स, बराबर। इन दौरान यही दौरान हमें 3 अलग अलग तरह के संगम्स बने थे, जिसके अंदर बहुत सारे जो पोएट्स थे, जो भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अपने अपनी जो बनाया हुआ जो चीज़ थी वो सब पढ़ी थी और उसके अंदर लोगों को सुनाई थी। अब ये जो थी इसके अंदर थीम जो थी वो वॉर, लव और पॉलिटिक्स के बारे में थी। उसके बाद अगर तमिल लैंग्वेज की बात करें तो तमिल लैंग्वेज में 3 द मोस्ट फेमस वर्ग है, जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एतुतुकोई के अंदर 8 अलग अलग पोएम्स का कॉम्पोजिशन दिया गया है। तोल्कापियम के अंदर ग्रामर के बारे में बताया गया है और पट्टू पट्टू के अंदर 10 अलग अलग तरह के सॉन्ग्स हैं। उसके अलावा भी ये तिरुवल्लुर है जिन्होंने कुराल नाम की एक बुक लिखी थी, जिसके अंदर लाइफ और रिलीजन के बारे में कुछ बातें हैं। और सिलपादिकर नाम के जो लेखक थे द मनी मेखलाई, उनकी तमिल लिटरेचर के अंदर बहुत सारी बुक्स आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा ब्राह्मणिकल लिटरेचर के बारे में हमने, एंशिएंट उपनिषद के बारे में, वेदास के बारे में हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर आज पढ़ा है। तो इन सबको एक बार रिवाइज कर लेना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर आपको कम से कम 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चनरीज होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसके अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं वो बहुत टफ है, तो इसको बार बार आपको याद करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर हमारा आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, साइनिंग आउट।